Goal, nation's leading institute. Hello students, so today in physical chemistry I am going to discuss All India Test Series Major Test number 5 NEET that was held on 16th of March 2025. So I am going to discuss questions of physical chemistry. Let us start with question number 91. What this is a question of chemical kinetics. ये chemical kinetics का question है and very important question. Such question also came in NEET in previous years. You will get this type of question. What the question is telling? The question says in this reaction P2 plus Q2 gives 2PQ. ये जो main reaction है, this is the main reaction. It follow the mechanism. ये mechanism follow कर रहा. कौन सा mechanism? ये है reaction number 1, ये reaction number 2 and ये reaction number 3. तीन reaction दिया हुआ और क्वेश्चन में पूछा जा रहा ओवरऑल ऑर्डर. व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेट लॉ. यू नो रेट लॉ, R is equal to K. Rate law depends upon slowest step. Rate law depends upon slowest step. यहां पे स्लो लिखा हुआ तो आई विल राइट R is equal to K P पे पावर 1 and Q2 raised to the power 1. Slow step, this is the slow step. ये slow step है, ये डिसाइड करेगा रेट लॉ. यहीं से निकलेगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑब्वियसली P पे पावर 1, Q2 पे पावर 1. अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये देखिए ये मेन रिएक्शन है, दिस इज योर मेन रिएक्शन. इस मेन रिएक्शन में P2 चाहिए, P नहीं, और यहां पे P दिया हुआ. क्वेश्चन को समझिए, मेन रिएक्शन में P2 है, Q2 ठीक है, Q2 स्टेबल, Q2 स्टेबल, लेकिन हमको चाहिए P2 और यहां दिया हुआ P, तो आपको P हटाना पड़ेगा. यानी वी विल से P इज अनस्टेबल, P अनस्टेबल है. P को हटाकर P2 लाना है, तो इसके लिए दो फास्ट रिएक्शन है, फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन. ये भी एक फास्ट रिएक्शन, ये भी एक फास्ट रिएक्शन. हमको P हटाना है और P2 के टर्म में लाना है. तो P2 आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट रिएक्शन में या थर्ड रिएक्शन में? तो फर्स्ट रिएक्शन में यहां मिलेगा P2. अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1. अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके पहले हम K को डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर 1, दिस K इज इक्वल टू P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2, P का स्क्वायर अपॉन P2. यहां से हम P को हटाएंगे, तो जब P को हटाएंगे ना तो इट विल बी रूट K इंटू P2 रूट. ये लिख सकते हैं, देख लीजिए, P स्क्वायर है, P स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू P2, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू अंडर रूट P2. अब आंसर आ गया. अब इस मेन इक्वेशन में, ये जो आपका मेन इक्वेशन है, इसको दोबारा लिखिए, R इज इक्वल टू K, P के जगह पर यू विल राइट रूट K इंटू P2 पावर हाफ लिख सकते हैं, P2 पावर हाफ इंटू Q2 पावर 1, Q2 पावर 1. आंसर आ गया. देखिए हम क्या किए, P को हटाएं, P का वैल्यू यहां पर P का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए. P इज इक्वल टू रूट K रूट P2, और रूट P2 मीन्स पावर हाफ, और Q2 अपनी जगह पर है. आंसर आ गया. R इज इक्वल टू कांस्टेंट गुना कांस्टेंट, नया कांस्टेंट ले लीजिए K, P2 पे पावर हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कमिंग नीट एग्जाम के लिए भी, और Q2 पे पावर 1 जोड़ दीजिए, 1 और हाफ 1.5. ओवरऑल ऑर्डर हो गया 1.5. ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसमें P को हटाना था क्योंकि मेन रिएक्शन में P2 है और P अनस्टेबल है, इसको हटाएं हम. ओके, मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. See another question, question number 92.
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। ये फॉर्मूला, एक बार ये फॉर्मूला जेईई मेन में ही पूछ दिया गया था, ये द सेम फॉर्मूला ही पूछ दिया गया था जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एनसीईआरटी में देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लाइंस, उसे आप लोग पढ़ लेंगे। लेट अस कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये वह मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ए हो गया कांस्टेंट और सी हो गया कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सी, स्टेटमेंट सी सही है। स्टेटमेंट ए, इट इज वैलिड फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, गलत, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होगा। एट 298 केल्विन NaCl एंड KBr हैव सेम वैल्यू, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, NaCl KBr LiCl का वैल्यू सेम रहेगा, MgCl2 CaCl2 का वैल्यू सेम रहेगा। तो इस तरह का वैल्यू, सेम तरह का कंपाउंड है, NaCl KBr दोनों का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ए दिया हुआ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, NaCl और KBr के लिए, और MgCl2 CaCl2 के लिए भी सेम रहेगा। अगर हम ले लें AlCl3 और ले लें उसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड जैसे AB3 AlCl3, वहां भी जो वैल्यू है एट 298 केल्विन, द वैल्यू इज सेम फॉर ए, ये जो देख रहे हैं ए कांस्टेंट, ये सेम रहेगा, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट सही है। तो कितना स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट सही है। और लास्ट ऑप्शन बोलता वीक एसिड, नहीं, हम पहले ही बोल दिए इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, मूव ऑन। 98, कंसिडर द गिवन इक्वेशन। ये ग्राफ दिया हुआ, क्वेश्चन ने पूछा जरा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है। जरा गौर से देखें तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी, ये एनर्जी का स्केल, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है। अगर प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एनर्जी का लॉस होना चाहिए। देखिए जरा गौर से, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है इट मीन्स ये अनस्टेबल है। और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से यहां जाएंगे, दिस इज एक्ट, देखिए यहां से यहां जब चलेंगे हम लोग, ये टोटल हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से यहां पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर तो एकदम थर्ड लग रहा है। पहले देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड दिया हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2, बिल्कुल सही है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से यहां गए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो E1 भी होगा और E2 भी होगा। और प्रोडक्ट का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, इट मींस प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। ऑप्शन 3 में एकदम क्लियरली इट इज गिवन इन ऑप्शन 3 एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन? रिएक्टेंट के कंपैरिजन। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले यू हैव टू राइट द इक्वेशन, CO2 गैस ये कार्बन से रिएक्ट करेगा, ग्रेफाइट मीन्स कार्बन मीन्स सॉलिड स्टेट, ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ CO गैसीय स्टेट। जब रिएक्शन को शुरू किया गया तो 0.5 ATM है प्रेशर, 0.5 एटमॉस्फेयर, ये सॉलिड स्टेट, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इनिशियली 0, 0.5 - x, ये बना 2x, ये 2 मोल्स है 2x, और सभी को जोड़िए, 0.5 - x
प्लस 2x। क्वेश्चन में दिया हुआ इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना 0.8, तो टोटल प्रेशर है 0.8। इससे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू आएगा 0.3 atm। अब केपी का, और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत पहले आईटी जेई में पूछा गया था। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ आईटी जेई। केपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये सॉलिड है, सॉलिड का बाय कन्वेंशन वी विल टेक 1 CO का वैल्यू कितना है 2x, CO2x, x का वैल्यू कितना आया 0.3, तो x का वैल्यू 0.3, तो 2x कितना हो गया 0.6, 0.6 का स्क्वायर है तो दो बार लिख दीजिए, 0.6 अपॉन 0.6 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना बच गया इक्विलिब्रियम में 0.5 माइनस x का वैल्यू आया 0.3, तो 0.5 माइनस 0.3 दैट इज 0.2। सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 1.8। 1.8 इज द आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर इज 2। ओके, move on. Another question. 102, then it is 105. Arrange the following solution in order of their increasing boiling point. सबसे पहले इसका जरा थ्योरी को जरा याद कीजिए। Colligative property is proportional to Ventos's factor into concentration. ये याद रखिएगा। Concentration, colligative property is equal to I into concentration. Boiling point, same boiling point, elevation in boiling point is proportional to I into concentration. जिसका I गुना C जिसका ज्यादा उसका boiling point ज्यादा। तो आप ही लोग देखिए यहां पर NaCl में I का वैल्यू हो जाएगा 2, I is equal to 2, यहां पर भी I is equal to 2, यूरिया के लिए I का वैल्यू 1 और NaCl के लिए I का वैल्यू 2। तो I गुना कंसंट्रेशन, I इंटू कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यूरिया तो लास्ट में होगा, उसको बाद में देखिएगा। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है 10⁻², सब NaCl है। तो I का वैल्यू तो सब में कॉमन है 2, 2 एंड 2। अगर यूरिया को हटा दे तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 4 का। 4 के बाद 3 के बाद अब इन दोनों में सेलेक्ट करना 1 एंड 2। तो चूंकि यूरिया का वेंटोस फैक्टर 1 है और NaCl का 2, तो 3 के बाद 1 और सबसे कम होगा 2 का 105। So look at the answer 4312, 4312. This is the answer. Option 1 is the answer. याद रखेंगे boiling point, elevation in boiling point is proportional to I into C concentration. Okay, move on. Another question. 107. क्वेश्चन में assertion reasoning क्वेश्चन है। This is assertion reasoning question type. 2px and 2py have degenerate orbital. सबसे पहले statement 1, a spectral line will be observed for 2px to 2py. ये transition दिया हुआ, this is the transition. degenerate orbital है, सेकेंड ऑर्बिट पर है, दोनों ऑर्बिट सेम है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का कोई एमिशन होगा नहीं एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है ए स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर 2px एंड 2py ट्रांजिशन। गलत स्टेटमेंट है ये। डीजनरेट ऑर्बिटल है, एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं, ना एनर्जी इमिट होगा, ना एब्जॉर्ब होगा, और ना ही स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगा। तो 107 इसमें स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब आइए स्टेटमेंट नंबर 2 में 2px 2py आर डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब हुआ हैविंग सेम एनर्जी। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, एंड इट वाज एन इजी क्वेश्चन, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 108, रेडियस। ओके, हीलियम आयन का पूछा जा रहा है, हीलियम आयन का। तो रेडियस का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, R इज इक्वल टू के एन स्क्वायर अपॉन जेड। ए नॉट दे दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मीन्स n इक्वल टू 1। इस रेडियस के फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू के, हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट 1 स्क्वायर और z इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू ए नॉट। k का वैल्यू आया ए नॉट। हमसे पूछा जा रहा है हीलियम के बारे में, हीलियम आयन, हीलियम आयन का पूछा जा रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, याद रखेंगे, पहला एक्साइटेड स्टेट माने सेकंड ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट हो गया ग्राउंड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट माने सेकंड ऑर्बिट। तो हीलियम के लिए n इक्वल टू 2 और हीलियम का z का भी वैल्यू 2। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, दिस वन, R इज इक्वल टू के एन स्क्वायर अपॉन जेड। के का वैल्यू निकला कितना, k इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर हो गया 2a नॉट। और 2a नॉट किस में दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। (110). Okay, if the concentration of one of the ions in a saturated solution of sparingly soluble salt is increased, जैसे उदाहरण में लीजिए, suppose I take AgCl, suppose Ag plus and Cl minus। अब इसमें हम इसमें डाल दें Cl माइनस या Ag प्लस। Cl माइनस के आने से, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इंक्रीज्ड, माने प्रोडक्ट के किसी भी आयंस का संख्या अगर आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ली चैटेलियस प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इफ प्रोडक्ट का क्वांटिटी इज इंक्रीज द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आयंस का संख्या घटेगा और सॉलिड AgCl का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मींस सॉल्युबिलिटी घटेगा। देखिए तो पहला क्या बोला जा रहा है, assertion में बोला जा रहा है, if concentration of one of the ions of saturated solution of sparingly soluble salt is increased, the solubility of salt decreases। बिल्कुल सही, ये assertion जो statement है इसमें कहीं कोई error नहीं है, this is the correct statement। अगर आप प्रोडक्ट के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, रिएक्शन जाएगा विपरीत दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सॉल्युबिलिटी घटेगा क्योंकि इसका संख्या बढ़ेगा सॉलिड AgCl का। ओके, ये तो सही है। उसके बाद reason, the solubility product is constant at given temperature and the addition of common ion shift the dissolution of equilibrium to left। बिल्कुल सही बात है। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, Ksp, इस फॉर्मूला के मुताबिक ये हो जाएगा Ag प्लस और Cl माइनस। K तो कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, ली चैटेलियस प्रिंसिपल, K का वैल्यू कांस्टेंट, K का वैल्यू कांस्टेंट है और यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ, K का वैल्यू कांस्टेंट है और अगर प्रोडक्ट के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स इस क्वेश्चन में बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। One is the answer। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये आसान था नहीं। ये सब क्वेश्चन कमिंग नीट एंट्रेंस के लिए इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 113। हाँ, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन पे गौर कीजिएगा, C2H6 प्लस ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ 7/2O2 it gives 2CO2 plus 3H2। तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज
का वैल्यू दिया हुआ -1550, ये दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए ये जो कंबशन ऑफ इथेन है इसका वैल्यू दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज -1550। जरा याद कीजिए फॉर्मूला को, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच का वैल्यू -1550। ये आपका मेन इक्वेशन है, हम इसको यूज कर रहे हैं। ये डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में CO2 है कितना मोल, 2 मोल, और CO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, CO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ, CO2 का फॉर्मेशन -393.5, CO2 का फॉर्मेशन -393.5 और 2 मोल बना है, तो आप लिखिएगा 2 इंटू -393.5। प्रोडक्ट में अभी एक और प्रोडक्ट है, दैट इज वाटर। एक वाटर बना 1 मोल, एक वाटर का फॉर्मेशन -286, कितना मोल वाटर है, 3 मोल, 3 इंटू -286, ये रहा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब आइए रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में इथेन है, यही पूछ रहा आपसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। आप जानते हैं ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में फॉर्मेशन का वैल्यू 0। दिस इज द वे, ये तरीका है इसको बनाने का। जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -95। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, इट इज अप टू यू। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -95 किलो जूल पर मोल, एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन 3। तो फॉर्मेशन का वैल्यू है डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। अब आइए जरा फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला को अगर हम लिखें, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 अपॉन R, लॉग बेस 10 R0 बाय R, दिस इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ लॉग R0 अपॉन R, तो टाइम क्या गेन्स, टाइम, ये देखिए ये लॉग R0 बाय R अ टाइम, पॉजिटिव स्लोप, तो इसका जो स्लोप का जो वैल्यू होगा, स्लोप कितना इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी में जितना ग्राफ दिया हुआ यू ऑल शुड प्रैक्टिस। लॉग R0 अपॉन R, टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, बचा क्या, K अपॉन 2.303, ये हो गया स्लोप। अब आइए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन K, फर्स्ट ऑर्डर। तो कई बार टीचर्स भी बताए होंगे क्लास में, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बदलेगा, हाफ लाइफ नहीं बदलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में यहां पर एरर है, जरा गौर से देखिए, R बाई R0 है, होना चाहिए R0 बाई R, बाकी सब ठीक है, स्लोप भी सही है, ग्राफ भी सही है, गलती यहां पर है, यहां पर दिया हुआ R बाई R0 और होना चाहिए R0 बाई R, इसलिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। तो इट्स आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दिस इज द आंसर। यहां पर अगर R0 और R रहता ना, तब स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मूव ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसान नहीं है।
इसको हम सॉल्व करेंगे। आई विल सॉल्व विथ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि सभी इक्वेशन को हम लिखेंगे। आई विल राइट ऑल द इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 FeO4 2 माइनस, ये कन्वर्ट हुआ Fe3 प्लस में। तो पहले आप आयरन का चार्ज निकालिए, ये हो जाएगा +6। 6 और 3 में 3 का डिफरेंस, 3 इलेक्ट्रॉन लगाइए और यहाँ पे डेल्टा G1 लिखिए। डेल्टा G का फॉर्मूला -n Fe0, n का वैल्यू 3, डेल्टा G का फॉर्मूला -n Fe0, n का वैल्यू 3। F को F रहने दीजिए और इसका देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, FeO4 2 माइनस से Fe3 प्लस में गए तो पोटेंशियल दिया हुआ 2 वोल्ट, तो -nF इंटू 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। nF E0, E0 का वैल्यू 2 वोल्ट। इक्वेशन 2 में आइए, Fe3 प्लस, ये कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इसका पोटेंशियल दिया हुआ 0.8। गौर से देखिए, डेल्टा G2 ले लीजिए, n का वैल्यू 1, एक इलेक्ट्रॉन, F तो F, E0 का वैल्यू 0.8। ओके, थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं हम लोग को, इसको नहीं लिखेंगे हम, बिना इसके ही बन जाएगा। हम लोग का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, हमारा क्वेश्चन है FeO4 2 माइनस, ये कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में। तो आप जानते हैं आयरन का चार्ज 6 प्लस, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लगाना है। यही तो आपसे पूछ रहा है, E0 का वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए E0 का वैल्यू मांगा जा रहा, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा G3 -4, n का वैल्यू 4, Fe0, ये हमारा मेन इक्वेशन है। हेजेस लॉ लगाएंगे, हेजेस लॉ। देखिए तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, देखिए थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, 1 और 2 को जरा जोड़िए, जरा ध्यान से देखिएगा। ये Fe3 प्लस कट गया, वी गॉट द आंसर। 1 + 2 का जो रिजल्ट है वो है Fe। 1 और 2 को हम जोड़े हैं और ये रिजल्ट इधर ला रहे हैं हम, Fe3 प्लस कैंसल्ड, FeO4 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Fe2 प्लस। जरा देख लीजिए गौर से, यही आंसर था, इसी से आ गया आंसर। यानी हम लोग का आंसर है डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। आंसर आ गया, डेल्टा G3 -4 Fe0, दिस इज इक्वल टू डेल्टा G1 -6F, और ये भी -0.8F। F और F कैंसल्ड, तो E0 आंसर आ गया। E0 माइनस भी कैंसिल, इन दोनों को जोड़िए, 6.8/4, 3.4/2, 1.7। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड था, ऐसा एक बार नीट में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। आंसर 1.7 वोल्ट, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए, इक्वेशन 3 आ गया। इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। Such questions are very important. You note in your copy and before your final NEET entrance examination, NEET exam देने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार बना कर जाएंगे। Okay, move on. Another question. ये डायरेक्ट बनेगा, Faraday's first law, M is equal to E/F इंटू I इंटू T। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट जानते हैं 9 ग्राम, 27 हो गया एटॉमिक मास, वैलेंसी 3, 9 ग्राम, 9 इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास, फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। करंट दिया हुआ क्वेश्चन में, हाउ मेनी एम्पियर, करंट इज गिवन इन क्वेश्चन 2 एम्पियर, एंड टाइम you have to take
देखिए E अपॉन F, इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम एल्यूमिनियम, फेरेडे कांस्टेंट 96500, करंट दिया हुआ 2 एम्पियर एंड टाइम इज गिवन 30 मिनट्स, मिनट में 60 से गुना कर दिए। जब इसको सॉल्व करिएगा आंसर आएगा 0.33 ग्राम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 0.33 ग्राम। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। फेरेडे फर्स्ट लॉ का ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक्स का ये तो खैर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है, क्लोज इंसुलेटेड, एडियाबेटिक, Q का वैल्यू 0, एडियाबेटिक, और इसको स्टर किया जा रहा है, लिक्विड को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा पॉजिटिव, और स्टरिंग किया जा रहा तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय अ सिस्टम, सॉरी वर्क डन ऑन ए सिस्टम, स्टर किया जा रहा, एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा, तो वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, तो वर्क डन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो Q is equal to 0 and delta U will be more than 0 and W will be more than 0. Its answer will be 1. First option is the answer. ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। तो ये आसान है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे या मोलैरिटी निकालेंगे, दोनों का मोलैरिटी निकालेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 132। कंसंट्रेशन निकालिए, कंसंट्रेशन HCl और कंसंट्रेशन NaOH। गिवन मास HCl का है 7.3, मोलर मास 36.5 और वॉल्यूम दिया हुआ 5 लीटर। मोलैरिटी निकाल लीजिए, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे it will be 0.04 m। उसी तरह NaOH गिवन मास 8, मोलर मास 40 और वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम इज 5 लीटर। इसको भी सॉल्व करिएगा, 0.04 m। तो एसिड और बेस दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, एग्जैक्टली रिएक्ट कर जाएगा, न एसिड बचेगा न बेस बचेगा, तो पीएच कितना हो जाएगा 7। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, NaOH का इक्विवेलेंट मास 40 और HCl का इक्विवेलेंट मास 36.5, दोनों का इक्विवेलेंट सेम है, तो ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएगा। HCl है और NaOH है, बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, ये 0.04 और ये भी 0.04, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 0.04 m, ना H+ आयन बचा ना OH-, रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 132 का 3। ओके, मूव ऑन, अनदर क्वेश्चन। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मास 0.6, मोलर मास 60, 0.01 मोल, ये आया नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, गिवन मास 3.42, शुगर का मोलर मास 342। जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.01 मोल, टोटल मोल निकालिए, टोटल मोल, दोनों सॉल्यूट का टोटल मोल 0.01, 0.01, 0.02। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला N/V इंटू RT पुट कर दीजिए, टोटल मोल आया 0.02, R का वैल्यू देखिए, ATM में चाहिए आंसर, ATM में, तो R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसको लाना है, और वॉल्यूम चाहिए लीटर में, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम चाहिए लीटर में, क्योंकि लीटर ATM यूज करते हैं, और वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml, 100 ml को 1000 से भाग करिए, 0.1 लीटर। और जब सॉल्व करिएगा ना, when you will solve it you will get the answer 4.92। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 4.92। So these were the solution, these were the solution। Okay, now I am quite hopeful that you all understood
this particular solution of physical chemistry, student. I hope you all understood. Okay.